गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपना लेसन चल रहा था विभिन्न प्रकार के जो पादप रोग विज्ञान के बारे में अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, तीसरा पार्ट है हमारे ये इस लेसन का। देखिए, पादप रोग विज्ञान परिभाषा एवं शब्दावली अपन पढ़ रहे थे, जिसमें कवकों से फैलने वाले विभिन्न रोग अपन ने पढ़े थे पिछली क्लास में, और लास्ट में अपन ने शुरू की थी बैक्टीरिया पढ़ना शुरू किया था। और बैक्टीरिया में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को जीवाणु कोशिकाओं की आकारिकी के बारे में पढ़ा था, उनके गुणों के बारे में पढ़ा था। आज अपन जीवाणु की संरचना को शुरू करेंगे और पढ़ेंगे जीवाणु की संरचना को लेकर। देखिए, जीवाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु कोशिका एक कठोर भित्ति द्वारा घेरी होती है। कोशिका भित्ति के बाहर एक पतली श्लेष्मा की परत भी होती है। ठीक है, ये एक कठोर भित्ति के द्वारा घिरी हुई होती है जीवाणु की कोशिका। इस कोशिका भित्ति के बाहर एक पतली श्लेष्मा की परत भी होती है। पतली श्लेष्मा की परत भी होती है। जब यह पतली परत फूलकर एक निश्चित श्लेष्मीय आवरण बना लेती है, तब इसे संपुटिका कहते हैं। ठीक है, जब ये पतली परत क्या करती है, फूलकर एक निश्चित श्लेष्मा का आवरण बना लेती है, तो इसे अपन संपुटिका कहते हैं। यानी जीवाणु कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति होती है कठोर भित्ति के बाहर भी एक परत होती है जो फूल जाती है और फूलकर एक कठोर आवरण बना लेती है। ठीक है, फूलकर एक निश्चित श्लेष्मा का आवरण बना लेती है। श्लेष्मा का आवरण बना लेती है, जिसे अपन संपुटिका कहते हैं। कुछ जीवाणु कोशिकाओं की सतह पर पाइलिन प्रोटीन से निर्मित बारीक बाल सदृश्य संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम पाइलाई कहते हैं। ठीक है, अब कुछ एक जीवाणु कोशिकाओं के बाहर बारीक बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे पाइलाई कहते हैं। ठीक है, यह तरल माध्यमों पर एवं संयुग्मन के समय कोशिकाओं को चिपकने में सहायता करती है। यह तरल माध्यमों पर एवं जो संयुग्मन होता है, यानी कंजुगेशन या संयुग्मन होता है, उस समय क्या करते हैं, ये बाल कोशिकाओं को चिपकने में सहायता करते हैं। जीवाणु कोशिका में जीनोम गुणसूत्र के रूप में संगठित नहीं होते, लेकिन इसका प्रतिनिधित्व एक वर्ताकार लंबे डीएनए अणु द्वारा किया जाता है, जिसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। जीवाणु कोशिका में जीनोम गुणसूत्र के रूप में संगठित नहीं होता है। ठीक है, इनका जो जीवाणु कोशिका में जीनोम होता है वो गुणसूत्र के रूप में नहीं बनता है, लेकिन होता क्या है, इनके अंदर एक वर्ताकार डीएनए होता है। ठीक है, जिसे अपन न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। जीवाणु कोशिका में मेजोसोम, राइबोसोम, पुटिकाएं इत्यादि उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब जीवाणु कोशिका में क्या क्या होते हैं, मेजोसोम, राइबोसोम और पुटिकाएं होती हैं। ठीक है, ये भी उपस्थित होते हैं। तो देखिए, ये आगे जीवाणु कोशिका दे रखी है हमारे। ठीक है, जीवाणु कोशिका दे रखी है। तो देखिए, अंदर ये जो न्यूक्लियोइड यानी जो डीएनए पाया जाता है, ये गुणसूत्र के रूप में संगठित नहीं होता है। ठीक है, फिर अंदर ये मेजोसोम, ठीक है, आरएनए, राइबोसोम पाया जाता है, जिसमें 17 आरएनए पाया जाता है। ठीक, सॉरी 17 आरएनए पाया जाता है। ये कोशिका भित्ति है। ठीक है, फिर अंदर ये प्लाज्मिड हैं। ठीक है, ये कुछ बाल जैसी संरचनाएं हैं, जिसे अपन पाइलाई कहते हैं, जो क्या करती हैं, संयुग्मन और चिपकने के लिए, चिकनी सतह पर चिपकने के लिए सहायता करती हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, अब जीवाणु कोशिका के कुछ अंगों का वर्णन नीचे अपन दे रखा है। नीचे कुछ अंगों के बारे में भी अपन पढ़ते हैं। कशाभिका। कई जीवाणु गतिशील होते हैं। ठीक है, कई जीवाणु तो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। यह गति कोशिका पर उपस्थित महीन तंतु जैसी संरचना की वजह से प्राप्त होती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। ठीक है, यह गति किसके कारण होती है, कोशिका पर उपस्थित महीन तंतु जैसी संरचना की वजह से प्राप्त होती है। महीन तंतु जैसी संरचना होती है, उससे प्राप्त होती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। ठीक है, यह कशाभिका फ्लेजिलिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना। जो कशाभिका इनमें बनी होती हैं, वो किसकी बनी होती है, फ्लेजिलिन की बनी होती है। फ्लेजिलिन एक प्रोटीन है, उससे बनी होती है। कुछ जीवाणुओं में कशाभिका अनुपस्थित होती है। कुछ जीवाणुओं में क्या होता है, कशाभिका अनुपस्थित होती है। कशाभिका विन्यास के आधार पर जीवाणुओं को निम्न 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, निम्न भागों में बांटा गया है। कशाभिका के आधार पर जीवाणु कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो वह जीवाणु कोशिका जिसमें एक एकल कशाभिका हो, यानी एक ही बाल जैसी संरचना,
एक उभय कसाबिका यानी एक तरफ नहीं दोनों तरफ एक एक बाल हो, वो उभय कसाबिका। एकल गुच्छ कसाबिका यानी जिसके एक तरफ गुच्छे में क्या हो, कसाबिका हो। द्विगुच्छ कसाबिका द्विगुच्छ कसाबिका में क्या होते हैं, दोनों सिरों पर क्या होते हैं, कसाबिकाओं के गुच्छे होते हैं, यानी एक से अधिक कसाबिका होती है। ठीक है। फिर परिरोमी यानी इस कसाबिका के चारों तरफ क्या हो, बालों की संरचना हो, महीन तंतु हो। और फिर है अकसाबिक यानी जिसके चारों तरफ कोई भी कसाबिक ना हो। ठीक है। आगे देखिए, आगे इनको देखिए पूरा डीपली डिटेल से बताया गया है। पहला है एकल कसाबिक, ऐसी जीवाणु कोशिकाएं जिनके केवल एक सिरे पर कसाबिका पाई जाती है उन्हें अपन एकल कसाबिक कहते हैं। जिनके एक सिरे पर कसाबिक पाई जाती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, एकल कसाबिका कहते हैं। देखिए विब्रियो, जैंथोमोनास ये इनके उदाहरण है। उभय कसाबिका यानी जब को जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर एक एक कसाबिका पाई जाती है तो ऐसी कोशिका उभय कसाबिक कहलाती हैं। जैसे स्यूडोमोनास की कई जातियां हैं, नाइट्रोसोमोनास आदि। एकल गुच्छ कसाबिक जब जीवाणु कोशिका के एक सिरे पर अनेक कसाबिकाएं होती हैं, जैसे स्यूडोमोनास, फ्लोरेसेंस, माइक्रोबैक्टीरियम आदि। ठीक है। अब एक सिरे पर कई सारी कोशिकाएं होती हैं, उपस्थित होती हैं, कसाबिकाएं उपस्थित होती हैं, तो अपन उसे एकल गुच्छ कसाबिक। द्विगुच्छ कसाबिक जब जीवाणु कोशिका के दोनों सिरे पर अनेक कसाबिकाएं मौजूद होती है। जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर क्या होती है, अनेक कोशिकाएं कसाबिकाएं मौजूद हो, जैसे स्पाइरिलम, साल्मोनेला आदि। ठीक है। परिरोमी जब जीवाणु कोशिका के चारों ओर कसाबिकाएं उपस्थित हो। जब जीवाणु कोशिका के चारों ओर क्या हो, कसाबिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है। तो उसे अपन परिरोमी कहते हैं। और अकसाबिक यानी जिसमें किसी भी प्रकार का जीवाणु अकसाबिक कहलाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कसाबिका ना हो, कोई भी बाल जैसी संरचना ना हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अकसाबिक कहते हैं। ठीक है। तो ये जीवाणु कोशिका का कसाबिका के आधार पर क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया। अब इनकी कोशिका भित्ति, दूसरा जो जीवाणु कोशिका का अंग है कोशिका भित्ति, उसके आधार पर देखिए जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। तो जीवाणु कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। भित्ति का मुख्य कार्य जीवाणु कोशिका को दृढ़ता एवं आकृति प्रदान करना है। भित्ति का जो मुख्य कार्य होता है वो जीवाणु कोशिका को क्या करता है, दृढ़ता यानी जीवाणु कोशिका को कठोरता, मजबूती और आकृति प्रदान करता है कोशिका भित्ति। इसके अलावा यांत्रिक एवं रासायनिक आघातों से भी बचाता है। ये यांत्रिक आघात यानी चोट वोट लगती है उससे भी बचाता है, और रासायनिक अगर इनके चारों तरफ कोई हानिकारक रसायन पदार्थ आ जाता है तो उससे भी ये जीवाणु कोशिका की सुरक्षा करती है। सन 1884 में एच.सी. ग्राम नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, जीवाणु कोशिका को अभिरंजन के आधार पर दो भागों में बांटा था। स्टेनिंग रंगने के आधार पर एच.सी. ग्राम नामक वैज्ञानिक ने 1884 में दो भागों में बांटा था। एक है ग्राम ग्राही और एक है ग्राम अग्राही। ठीक है। जिनका तुलनात्मक अंतर निम्न प्रकार से नीचे दे रखा है। तुलनात्मक अंतर इनका देखिए, ग्राम ग्राही और ग्राम अग्राही में क्या फर्क होता है। ग्राम ग्राही में देखिए इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है। ग्राम ग्राही की, और इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है अग्राही की। ग्राम पॉजिटिव की तो मोटी होती है और ग्राम नेगेटिव की क्या होती है, पतली होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको लेके चलना, कई बार ये सवाल पूछा भी गया है इन दोनों में अंतर। ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव में एक कोशिकीय होती है, सिर्फ एक कोशिकीय स्तर की बनी होती है कोशिका भित्ति, जबकि कोशिका भित्ति ग्राम नेगेटिव में द्विस्तरीय होती है, दो स्तर की बनी होती है। कोशिका भित्ति में देखिए पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन अधिक होता है। इनकी जो कोशिका भित्ति में 40 से 90% तो क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन व म्यूरिन होता है। ठीक है। और ग्राम नेगेटिव में कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन कम होता है। ठीक है। 1 से 10% तक होता है। टिकोइक अम्ल उपस्थित होता है। इनमें देखिए जो ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक अम्ल उपस्थित होता है और इनमें टिकोइक अम्ल अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति में लिपिड बहुत कम मात्रा में होता है, इसमें लिपिड अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में देखिए बहुत कम पादप रोगजनक जीवाणु इस समूह से संबंधित है। इसमें जो पादप रोग फैलाने वाले ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो बहुत ही कम ऐसे हैं जो पादपों में रोग फैलाते हैं। अधिकांश पादप रोगजनक जीवाणु इसी समूह से संबंधित है। जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वही ज़्यादातर क्या होते हैं, पादपों में रोग फैलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए ग्राम पॉजिटिव के क्लेविबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, बैसिलस आदि। और ग्राम नेगेटिव में देखिए जैंथोमोनास, स्यूडोमोनास, इरविनिया आदि।
ठीक है। आगे देखिए, कोशिका झिल्ली की अगर अपन चर्चा करें, कोशिका झिल्ली की बात करें तो यह झिल्ली कोशिका भित्ति से घिरी होती है, यानी कोशिका भित्ति के नीचे एक झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। ये फास्फोलिपिड्स, प्रोटीन और कुछ पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। ये फास्फोलिपिड्स, प्रोटीन और कुछ पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती हैं। ये घुले हुए आहार पदार्थों को कोशिका के अंदर आने तथा व्यर्थ पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का काम करती हैं। इस कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, जो घुले हुए रूप में जो आहार के पदार्थ होते हैं जो कोशिका को उनको कोशिका के अंदर आने देती है और व्यर्थ पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का काम करती है। नेक्स्ट देखिए, कणिका, इनमें कुछ ग्रेन्यूल्स कणिका जैसी संरचना पाई जाती है। ये कोशिका द्रव्य में कुछ संरक्षित पदार्थ होते हैं, यानी जो सुरक्षित पदार्थ होते हैं, भंडारित पदार्थ होते हैं, वो हैं जो पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स आदि से मिलकर बने होते हैं। जो पॉलीसेकेराइड्स व लिपिड्स आदि से मिलकर बने होते हैं तथा ऊर्जा उत्पादन हेतु ये खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखते हैं। ऊर्जा उत्पादन हेतु ये खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, संरक्षित रखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, देखिए जीवाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ द्विरज्जु डीएनए होता है। जीवाणुओं में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, द्विरज्जु डीएनए होता है। ये अंडरलाइन करना, इस चीज को इंपॉर्टेंट करना, सवाल पूछा जा सकता है कि जीवाणुओं में जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है वो कौन सा होता है। तो जीवाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ द्विरज्जु डीएनए होता है जो हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है तथा केंद्रक झिल्ली से आबद्ध भी नहीं होता है, ठीक है। यह आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक झिल्ली से भी नहीं घिरा होता है, यानी खुला पड़ा होता है कोशिका द्रव्य में। प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोशिका में आरएनए भी मौजूद होता है और इन प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन बनाने के लिए इन न्यूक्लिक अम्ल, इस डीएनए में क्या होता है, आरएनए भी पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, प्लाज्मिड की अगर चर्चा करें, प्लाज्मिड क्या होता है, कुछ जीवाणु प्रजातियों में द्विगुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त एक अधिक वर्ताकार द्विरज्जु डीएनए अणु और होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। कुछ जीवाणुओं की प्रजातियों के अंदर एक गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त ऐसा डीएनए होता है जिनमें गुणसूत्र भी होता है, उसके अलावा भी एक ऐसा डीएनए होता है जो जिन्हें अपन क्या करते हैं, जो वर्ताकार होता है, उसे प्लाज्मिड कहा जाता है। ये कोशिका को प्रतिजैविकों के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, प्रतिजैविकों के विरुद्ध लड़ने की, एंटीबायोटिक्स के विरुद्ध लड़ने की कोशिश सहायता, क्षमता प्रदान करता है। आगे देखिए, जीवाणु कोशिका की कोशिका झिल्ली, अब मध्यकाय मेसोसोम क्या होता है, जीवाणु कोशिका की कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ अंतर्वलित होती है। इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो अंदर की तरफ अंतर्वलित होती है, यानी अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, होकर वायु कोष जैसी संरचना बनाती, मुड़कर अंदर एक वायु कोष, वेस्क्यूलर लाइक स्ट्रक्चर या जो रिक्तिका वायु कोष जैसी संरचना बनाती है, उसे अपन मेसोसोम कहते हैं। ये जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करता है। ये जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करता है, अर्थात श्वसन एवं ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। जैसे अन्य कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन करता है और ऊर्जा का उत्पादन करता है, वैसे ही जीवाणुओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, मेसोसोम पाया जाता है, जो क्या करता है, श्वसन क्रिया और ऊर्जा का उत्पादन का कार्य करता है। साथ ही कोशिका विभाजन के समय पट निर्माण एवं डीएनए पुनरावृत्ति में मदद करता है। जो कोशिका विभाजन होता है उस समय पट के निर्माण और डीएनए की पुनरावृत्ति में क्या करता है, कार्य, मदद करता है, ठीक है। जीवाणुओं का वर्गीकरण देखिए आगे, जीवाणुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है। जीवाणुओं का वर्गीकरण डीएच बर्गी ने बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी में दिया था। जीवाणुओं का वर्गीकरण किसने दिया था, बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी में दिया था, जिसका प्रथम संस्करण 1923 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने देखिए बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, इस डीएच बर्गी की एक बुक है, ठीक है, और इसमें उन्होंने जीवाणुओं को वर्गीकृत किया था, ठीक है। जिसका पहला संस्करण, जिसकी पहली कॉपी, पहला इस बुक का पार्ट 1923 में प्रकाशित हुआ और इस मैनुअल का नाम 1984 में बदलकर बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी कर दिया गया, ठीक है। डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी से बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी कर दिया गया, जो कि आज पूरी दुनिया में जीवाणु वर्गीकरण हेतु एक संदमित पुस्तक है। जो आज पूरी दुनिया में क्या है, जीवाणुओं के वर्गीकरण हेतु एक, जीवाणुओं के वर्गीकरण के लिए सबसे ज्यादा मान्य बुक है, किताब मानी जाती है, ठीक है।
प्रोकैरियोट जीवों को वॉइस एवं सहयोगियों ने दो डोमेन में, ठीक है, जो प्रोकैरियोट जीवों को वॉइस एवं सहयोगियों ने दो में बांटा था, आर्किया और बैक्टीरिया में, ठीक है, मैं वर्गीकृत किया, जो 2004 में प्रकाशित बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी के द्वितीय संस्करण में उपलब्ध है। और वॉइस का ये जो प्रोकैरियोट जीवों का जो वर्गीकरण है वो 2004 में जो प्रकाशित हुई थी वर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी के द्वितीय संस्करण में क्या है, इसका अध्ययन अपन कर सकते हैं, देख सकते हैं उसके अंदर। डोमेन बैक्टीरिया को 24 संघों में उप विभाजित किया है। जो डोमेन बैक्टीरिया था उसको आगे 24 संघों में बांटा गया है और वर्तमान में 32 से ज़्यादा जीवाणु वंश ज्ञात हो चुके हैं जो पौधों में किसी न किसी प्रकार का रोग उत्पन्न करते हैं। आज के समय तक जब 2004 में बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी का जो संस्करण हुआ था उसमें बैक्टीरिया के बारे में क्या बताया गया था, उसमें बताया गया था कि भाई 24 संघ होते हैं, 24 संघ के अंदर बैक्टीरिया जीवाणुओं को बांटा गया था। और वर्तमान समय में 2004 से आज के 2020-21 में देखिए 32 प्रकार के ऐसे जीवाणु वंश खोज लिए गए हैं जो क्या करते हैं, पादपों में रोग फैलाते हैं, ठीक है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख जीवाणु वंश निम्न प्रकार है। अब पौधों के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले जो प्रमुख जीवाणु वंश कौन कौन से हैं जो रोग फैलाते हैं, ज़ैंथोमोनास, स्यूडोमोनास, यानी इन वर्गों के, इन वंशों के अंतर्गत आने वाले जीवाणु क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं पादपों के अंदर। ज़ैंथोमोनास, स्यूडोमोनास, राल्स्टोनिया, इरविनिया, क्लेवीबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसीज एवं एग्रोबैक्टीरियम हैं जो क्या करते हैं, ये जो वंश है ना वो पादपों के अंदर रोग फैलाते हैं, ठीक है। पादपों से संबंधित लाभदायक जीवाणुओं में राइजोबियम है। पादपों से संबंधित जो लाभदायक जीवाणु होते हैं जो पौधों को लाभ पहुंचाते हैं उसमें राइजोबियम है। जो दलहनी फसलों की जड़ों में सहजीवन क्रियाओं द्वारा, जो दलहनी पौधों में क्या करते हैं, सहजीवन की क्रिया द्वारा रहते हैं साथ में जड़ों के अंदर, और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये कार्य क्या करते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों को लाभ पहुंचाते हैं। अर्थात तो वायुमंडल की जो मुक्त नाइट्रोजन होती है जिसको एक पौधा डायरेक्ट उपयोग में नहीं ले सकता, वो क्या करते हैं, जो राइजोबियम होते हैं वो नाइट्रोजन को उनके यौगिकों में बदलते हैं और ये यौगिकों में बदलने की क्रिया स्थिरीकरण कहलाती है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम में टीआई प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है। इस जीवाणु को आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आनुवांशिक पदार्थ को स्थानांतरण करने में काम में लिया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम में क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड, ट्रांसफर प्लाज्मिड होता है, जिनके ऊपर जिन गुणों को अपन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाना होता है, जिन जीन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाना होता है, ठीक है, उन जीनों को इन टीआई प्लाज्मिड पर क्या करते हैं, अपन धारित करते हैं, इन पर इनसे जोड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने के लिए एग्रोबैक्टीरियम से प्राप्त जो टीआई प्लाज्मिड होता है उसका उपयोग किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु को प्रकृति का आनुवांशिक अभियंता भी कहते हैं, अंडरलाइन करना इस चीज को। एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु को क्या किया जाता है, जीवाणु को प्रकृति का आनुवांशिक अभियंता कहते हैं, इसको आनुवांशिक अभियंता भी कहते हैं प्रकृति का, ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति के अंदर एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु से जो टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है वो एकमात्र ऐसा है जिसके ऊपर क्या कर सकते हैं अपन, अन्य विभिन्न आनुवांशिक पदार्थों को धारित करके उसमें समाहित करके टीआई प्लाज्मिड में डाल के क्या कर सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे, तो यहाँ हमारा जीवाणु के बारे में पूरा होता है। अब रोग फैलाने वाली तीसरी चीज के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे जो रोग फैलाते हैं वो है फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा क्या होता है, देखिए सन 1967 में जापानी वैज्ञानिक डोई और उसके सहयोगियों ने बताया कि माइकोप्लाज्मा जैसे कुछ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं जो पौधे में भी रोग उत्पन्न करते हैं। यानी माइकोप्लाज्मा जैसे कुछ एक जीवीय जीव भी हैं जो क्या करते हैं, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जो पौधों के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। और ये चीज बताई थी 1967 के अंदर जापानी वैज्ञानिक डोई और उनके कुछ सहयोगियों ने। इन सूक्ष्म जीवों को उन्होंने माइकोप्लाज्मा सदृश्य जीव कहा। इन्होंने इनको क्या कहा, माइकोप्लाज्मा सदृश्य माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म कहा था।
और वर्ष 1994 में अकुंडलित एमएलओएस का नाम बदलकर फिर फाइटोप्लाज्मा कर दिया गया। ठीक है, तो ये आज के समय के जो फाइटोप्लाज्मा है उनकी खोज किसने की थी? वैज्ञानिक डोई ने 1967 में। और उस समय उन्होंने माइकोप्लाज्मा जैसा दिखने के कारण, सूक्ष्म जीव होने के कारण इनको माइकोप्लाज्मा सदृश जीव नाम दिया, जो 1994 में बदलकर 27 साल बाद बदलकर क्या कर दिया गया? फाइटोप्लाज्मा कर दिया गया। और आज उस फाइटोप्लाज्मा के नाम से अपन क्या करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं। अब फाइटोप्लाज्मा की परिभाषा क्या है? देखिए, पौधों के फ्लोएम एवं कीटों में रहने वाले भित्ति रहित, पौधों के फ्लोएम एवं कीटों में रहने वाले भित्ति रहित एक कोशिकीय अकुंडलित प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को फाइटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये पौधों के अंदर क्या करते हैं? फ्लोएम में रहते हैं और कीटों में रहते हैं। ठीक है, कीटों के अंदर और फ्लोएम के अंदर, पौधों के फ्लोएम जो क्या करते हैं? पत्तियों में बना हुआ भोजन अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनके अंदर। और कीटों में रहने वाले भित्ति, कीटों के अंदर भी रहते हैं। ये इनके चारों तरफ भित्ति नहीं होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, अकुंडलित होते हैं, कोई प्रकार का कुंडलन नहीं होता है, यानी ये आपस में गुथे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक होते हैं और इनके चारों तरफ, इनके केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली भी नहीं पाई जाती। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों को अपन क्या कहते हैं? फाइटोप्लाज्म कहते हैं। इनकी कोशिका का औसत व्यास 200 से 800 नैनोमीटर होता है। इनकी कोशिका का औसत व्यास क्या होता है? 200 से 800 नैनोमीटर होता है। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा अत्यधिक बहुरूपी होते हैं। फाइटोप्लाज्मा क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा बहुरूपी होते हैं, जो एक त्रिस्तरीय वाली कोशिका झिल्ली से घिरे होते हैं। ये क्या करते हैं? एक त्रिस्तरीय वाली, 3 स्तरों वाली कोशिका झिल्ली से घिरे होते हैं। ठीक है, यानी इनके चारों तरफ 3 स्तर पाए जाते हैं, 1, 2 और ये 3 आप इधर नीचे देख सकते हैं। इनकी कोशिकाओं में द्विसूत्रक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, यानी द्विसूत्रक यानी डबल हेलिक्स द्विरज्जु की क्या करता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए पाया जाता है। राइबो न्यूक्लिक अम्ल 70S वाला राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। आरएनए पाया जाता है किसके अंदर? फाइटोप्लाज्मा के अंदर। इनकी वृद्धि के लिए देखिए स्टेरोल की आवश्यकता होती है। इनकी वृद्धि के लिए किस पदार्थ की? स्टेरोल की आवश्यकता होती है। ये परपोषी पादप की फ्लोएम चालनी नलिकाओं में उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं? फ्लोएम चालनी नलिकाओं में उपस्थित होते हैं। फ्लोएम चालनी नलिकाओं में उपस्थित होते हैं। इनकी वृद्धि पर टेट्रासाइक्लिन नामक प्रतिजैविक का असर होता है। इनकी वृद्धि पर क्या होता है? टेट्रासाइक्लिन नामक प्रतिजैविक का असर होता है, परंतु ये पेनिसिलिन के प्रतिरोधी है। लेकिन ये फिर भी क्या है? पेनिसिलिन के प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, इनके चारों तरफ इनकी वृद्धि पर टेट्रासाइक्लिन नामक प्रतिजैविक का असर होता है, यानी इनकी वृद्धि को रोकने के लिए टेट्रासाइक्लिन नामक अपना प्रतिजैविक अपन काम में ले सकते हैं, जिससे इनकी वृद्धि ना हो। ठीक है, परंतु ये पेनिसिलिन के प्रतिरोधी होते हैं। ये अविकल्पी परजीवी है होते हैं, जिनको प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर नहीं उगाया जाता। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं, यानी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, और एक इनका फिक्स विकल्प होता है कि ये उन्हीं पदार्थों पर फ्लोएम के अंदर या वहीं पाच सकते हैं। ठीक है, उनके अलावा अपन दूसरी जगह इनको उगा भी नहीं सकते, अर्थात ये कृत्रिम माध्यम में बिल्कुल ही नहीं उगाया जा सकते। हम अपने हाथों से इनको उगा नहीं सकते। फाइटोप्लाज्मा के लिए नया वंश कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्म प्रतिपादित किया गया। अब इस फाइटोप्लाज्मा के लिए एक नया वर्ग बनाया गया, कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्म, जिसको संक्षिप्त में CA फाइटोप्लाज्म लिखते हैं। इस वंश को डोमेन बैक्टीरिया, संघ फर्मिक्यूलस तथा वर्ग मोलिक्यूट्स में रखा गया है। इनको क्या करते हैं? डोमेन बैक्टीरिया के अंदर, संघ फर्मिक्यूलस तथा वर्ग मोलिक्यूट्स के अंदर रखा गया है। अगर अपन को इसका वर्गीकरण भी लिखना हो तो इसका डोमेन कौन सा है? वो है बैक्टीरिया। इसके बाद इसका संघ कौन सा है? फर्मिक्यूलस, संघ फर्मिक्यूलस। वर्ग कौन सा है? मोलिक्यूलस। और फिर इसका वर्ग कौन सा है? फाइटोप्लाज्म। कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्म जो इसका नाम है, कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्म। तो ये इस प्रकार से अगर पूछ ले फाइटोप्लाज्म का वर्गीकरण लिखिए तो अपन को ये 4-5 चीजें लिखनी होगी। फाइटोप्लाज्म द्वारा विश्व में लगभग 1000 पादप प्रजातियों में रोग उत्पन्न किया जाता है। फाइटोप्लाज्म द्वारा विश्व में लगभग 1000 पादप प्रजातियों में रोग उत्पन्न किया जाता है। लगभग 1000 प्रकार के पादपों में क्या करते हैं? फाइटोप्लाज्म रोग फैलाते हैं। ठीक है,
फाइटोप्लाज्म से होने वाले प्रमुख पादप रोगों में बैंगन का जो छोटी पत्ती रोग है, वो बैंगन का छोटी पत्ती रोग क्या होता है, फाइटोप्लाज्म से फैलता है। तिल का जो फाइलोडी रोग होता है वो भी फाइटोप्लाज्म से हो। गन्ना का गासी प्रो रोग भी किससे होता है, फाइटोप्लाज्म से फैलता है। आगे देखिए, आद्य जीव या आर्की बैक्टीरिया। आद्य जीव या आर्की बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करें अपन। आद्य जीवाणु एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो अत्यंत कठिन आवासों जैसे अधिक लवणीय क्षेत्रों, गर्म झरनों, अम्लीय क्षेत्रों एवं अवायवीय वातावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, जो आद्य जीवाणु होते हैं वो अलग प्रकार के, यानी जो सबसे आद्य जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, आर्के बैक्टीरिया, जो सबसे दुर्गम चीजें होती है, जगह होती है, जो सबसे कठिन स्थान होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। जो अत्यंत कठिन आवासों में पाए जाते हैं, जैसे अधिक लवणीय क्षेत्र जहां बहुत ही ज्यादा खारा पानी होगा या खारी मिट्टी होगी, वहां ये पाए जाएंगे। गर्म झरनों, जहाँ झरनों का पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है, जहाँ नॉर्मल जीव रह भी नहीं सकते, वहां ये पाए जाते हैं। अम्लीय क्षेत्रों में बहुत खटियास वाली जो जगह होती है, अम्लीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ अवायवीय वातावरण जहाँ वायु भी नहीं हो, वहाँ भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, इन जीवाणु की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। ठीक है, अभी तक जो जीवाणु अपन ने पढ़े उनमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है, लेकिन इनमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, जबकि इनके स्यूडोम्यूरिन होता है। पेप्टिडोग्लाइकन की जगह को क्या होता है, स्यूडोम्यूरिन होता है। इनको प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायता करता है। जो इनको क्या करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायक होता है। मेथेनोजन जीवाणु मुख्यतः दलदल तथा गाय व भैंस की आंतों में पाए जाते हैं। जो मेथेनोजन जीवाणु होते हैं वो दलदल में पाया जाता है तथा गाय व भैंस की आंतों में पाए जाते हैं। ठीक है, मेथेनोजन जीवाणु गोबर से मीथेन गैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये मेथेनोजन जो जीवाणु हो वो इसी प्रकार का जीवाणु होता है, जो दलदल में गाय भैंस की आंतों में पाया जाता है। ये मेथेनोजन जीवाणु क्या करता है, मीथेन गैस का उत्पादन करता है। फिर देखिए साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए को अब साइनोबैक्टीरिया अपन कहते हैं। पहले नील हरित शैवाल कहते थे, अब इसको साइनोबैक्टीरिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक कोशिकीय, यह क्या होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव हैं। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है, जिनमें पर्णहरित ए के अतिरिक्त फाइकोसाइनिन वर्णक होता है। इनमें पर्णहरित ए के अतिरिक्त क्या होता है, फाइकोसाइनिन वर्णक होता है, फाइकोसाइनिन वर्णक होता है। अधिकांश साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अधिकांश जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके क्या करते हैं, भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं यानी भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। जैसे देखिए एनाबिना, नॉन स्टॉक, ये वहां से। ठीक है, आगे देखिए अब वायरस या विषाणु की चर्चा करें अपन थोड़ी सी। तो अगला, अभी तक अपन ने कवक, जीवाणु और बाद में फाइटोप्लाज्मा पढ़ लिया था। चौथा है जो बातों में रोग फैलाता है वो है वायरस। ठीक है, विषाणु की अगर चर्चा करें, जर्मन वैज्ञानिक एडोल्फ मेयर ने तंबाकू में एक रोग का वर्णन किया जिसका नाम उसने मोज़ेक रखा। एडोल्फ मेयर ने तंबाकू के अंदर एक रोग का वर्णन किया था, ठीक है, 1886 में, और उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, मोज़ेक। उसने बताया कि रोगी पत्तियों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे की पत्तियों में लगा देने पर मोज़ेक रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। यानी जिसमें उन्होंने क्या बताया कि जिसमें ये रोग है मोज़ेक रोग, उनकी पत्तियों का रस अगर अपन तंबाकू के जो स्वस्थ पौधे हैं उन पर लगा दें, उनकी पत्तियों पर लगा दें, तो उनमें भी वह मोज़ेक रोग फैल जाता है। इवानोव्स्की ने सिद्ध किया कि तंबाकू मोज़ेक रोग से ग्रसित पत्तियों का रस सबसे महीन जीवाणु प्रूफ निस्यंदक से छनने के बाद भी यह रस अपनी संक्रामकता बनाए रखता है, उन्होंने बताया। फिर देखिए इवानोव्स्की ने सिद्ध किया, क्या किया उन्होंने, एक छलनी कहते हैं अपन, छलनी कह सकते हैं, उससे पत्तियों के रस को छाना, और वो बहुत ही बारीक छलनी थी, यानी तब उन्होंने बताया, और उनको छानकर, उस रस को छानकर फिर स्वस्थ पौधे की पत्तियों पर लगाया, तब भी उनमें क्या हो गया, मोज़ेक रोग उत्पन्न हो गया। तो इवानोव्स्की ने कहा कि भाई अपन इतनी जो महीन जीवाणु प्रूफ निस्यंदक, यानी एक छलनी होती है जिसका नाम है महीन जीवाणु प्रूफ निस्यंदक, जो बारीक जीवाणुओं को भी अलग कर देती है, उससे भी जब अपन ने उस छलनी से रस को छाना तो उससे भी ये मोज़ेक रोग फैलाने वाले जो पदार्थ हैं वो छन गया।
फिर बीजेरिंग ने बताया कि तंबाकू का मोजेक रोग एक सूक्ष्म जीव द्वारा न होकर छन्ने व विसरण योग्य तरल पदार्थ के द्वारा होता है, जिसको संक्रामक जीवित तरल का नाम देते हुए विषाणु कहा गया। उसके बाद बीजेरिंग ने बताया कि मोजेक रोग एक सूक्ष्म जीव के द्वारा नहीं फैलता है, यह छनने एवं विसरण योग्य, ये ऐसे तरल पदार्थ से फैलता है जो क्या करता है, छन भी सकता है, छाना भी जा सकता है जिसको, और विसरण योग्य जो बहता भी है, ठीक है, फैलता भी है बहता भी है, उसको इन्होंने नाम संक्रामक जीवित तरल नाम देते हुए विषाणु कहा। उनको संक्रामक जीवित तरल कहा और उसका एक अलग नाम दे दिया, क्या, संक्रामक जीवित तरल, यानी संक्रामक रोग फैलाने वाला जीवित तरल नाम देकर उसको क्या किया, एक नाम अलग दिया, विषाणु कहा गया, वायरस कहा गया। उन्हें पादप विषाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। पादपों के अंदर विषाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है किसे, बीजेरेंग को, किसे, बीजेरिंग को, ठीक है। सन 1935 में स्टेनले ने तंबाकू मोजेक विषाणु को क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया तथा इस कार्य हेतु उनको 1946 में रसायन का नोबेल पुरस्कार याद किया, ठीक है। तंबाकू मोजेक वायरस को स्टेनले नामक एक वैज्ञानिक ने क्या किया था, 1935 में एक क्रिस्टल के रूप में यानी दानों के रूप में तंबाकू मोजेक वायरस को प्राप्त कर लिया था, ठीक है। इसलिए उनको 1946 में क्या मिला था, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, जो हाईएस्ट पुरस्कार होता है वो मिल गया इनको, ठीक है। फिर परिभाषा देखिए, किसके, विषाणु की परिभाषा की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए विषाणु की परिभाषा अपन देखते हैं। विषाणु अति सूक्ष्मदर्शी कण होते हैं, बहुत ही सूक्ष्मदर्शी, देखने में बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, जो प्रोटीन द्वारा घिरे हुए अकेली जाति के न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन द्वारा घिरे हुए होते हैं और अकेली जाति के न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। या तो ये आरएनए होगा इसमें या डीएनए होगा, दोनों साथ कभी नहीं होते, इसलिए अकेली जाति के या तो आरएनए या डीएनए दोनों में से एक होगा। ये कण केवल जीवित परपोषी कोशिकाओं के अंदर कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर गुणन करते हैं। ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर जाते हैं और फिर क्या करते हैं, अपनी जो कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, गुणन करते हैं, ठीक है, ठीक है। इनके अंदर देखिए ये जो आरएनए होता है वो किसके द्वारा, प्रोटीन आवरण कैप्सिड के द्वारा घिरा हुआ होता है। विषाणु के गुण कौन कौन से है, तो देखिए परिपक्व विषाणु कण को विरियन कहते हैं, जो विषाणु परिपक्व हो जाता है उसे विरियन कहा जाता है। विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए या आरएनए होता है जो प्रोटीन के आवरण से ढका होता है, जिसे अपन कैप्सिड कहते हैं, ये भी अपन ने ऊपर देख लिया, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, और आरएनए डीएनए में से जो भी होगा उसके चारों तरफ एक प्रोटीन का आवरण होगा जिसे कैप्सिड कहते हैं। यह अत्यधिक संक्रामक एवं ताप के प्रति संवेदनशील होता है, ये बहुत ही ज्यादा संक्रामक और ताप के प्रति संवेदनशील होता है। अधिकतर पादप विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, अधिकतर पादप विषाणुओं में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है, ठीक है। इन विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोग को ले जाने वाला जो पदार्थ होता है वो आरएनए होता है, जैसे तंबाकू मोजेक वायरस। लेकिन कुछ में डीएनए भी होता है जो क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, जैसे कॉलीफ्लावर मोजेक विषाणु। विषाणुओं का जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो संक्रमणकारी होता है, जबकि प्रोटीन सुरक्षा कवच का कार्य करता है। इनका जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, चाहे वो डीएनए हो इनमें उपस्थित या आरएनए हो, इन दोनों विषाणुओं का जो न्यूक्लिक अम्ल इन दोनों में से जो भी है वो क्या होता है, संक्रमणकारी होता है, फैलाने का कार्य करता है। जबकि प्रोटीन क्या करता है, इसका सुरक्षा कवच का कार्य करता है, सुरक्षा के आवरण बनाता है। विषाणु अकोशिकीय होते हैं जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन के बने अति सूक्ष्म कण होते हैं। इनके जो विषाणु होते हैं वो बहुत ही अकोशिकीय होते हैं, ठीक है, अकोशिकीय होते हैं, जो न्यूक्लियो प्रोटीन के सूक्ष्म कण जैसे होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु परपोषी कोशिका के राइबोसोम का उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने कोशिका के अंदर वायरस अपने शरीर के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए जीवित कोशिका पर, परपोषी कोशिका जिसके अंदर ये रहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जाते हैं, उसकी राइबोसोम का उपयोग कर अपना प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं तथा जीवित कोशिकाओं के अंदर ही अपना गुणन करते हैं। अविकल्पी होते हैं, इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। जब ये किसी जीवित कोशिका के अंदर जाते हैं तो अपना संख्या में बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन जब ये जीवित कोशिका से बाहर होते हैं तो निर्जीव होते हैं, ठीक है। पादपों में विषाणु जनित प्रमुख रोगों में तंबाकू मोजेक वायरस, विषाणु से फैलने वाले रोगों में देखिए तंबाकू मोजेक वायरस
कपास का पर्ण कुंचन रोग, भिंडी का पीस सिरा मोजेक रोग, मिर्च व टमाटर का पर्ण कुंचन रोग आदि हैं। ठीक है। जीवाणु भोजी देखिए, ये विषाणु, वह विषाणु जो जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं उन्हें जीवाणु भोजी कहते हैं। ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को भी संक्रमित करते हैं, उन्हें भी खराब कर दें, उनको जीवाणु भोजी कहते हैं। ठीक है। स्वतंत्र रूप से सर्वप्रथम इनकी खोज टवार्ट ने 1915 में और डी हेरेल ने 1917 में की थी, लेकिन जीवाणु भोजी नाम डी हेरेल ने दिया था। इनकी खोज देखिए टवार्ट ने 1915 में और हेरेल ने 1917 में की थी, लेकिन इन्हें जीवाणु भोजी नाम किसने दिया था? 1917 में डी हेरेल ने दिया था। गंगा नदी का पानी साफ रहने के लिए जीवाणु भोजी उत्तरदायी होता है। अंडरलाइन करना इस चीज़ को। गंगा नदी का पानी आप देखते हैं, आप सुनते भी होंगे कि गंगा नदी का पानी हमेशा साफ ही रहता है, क्योंकि इसके अंदर जीवाणुओं को खाने वाली, जो जीवाणुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको खाकर वो पाया जाता है जीवाणु भोजी। जो गंगा नदी के पानी के अंदर का जो जीवाणु होते हैं, जो रोग फैलाते हैं, उनकी गंदगी फैलाते हैं, उनको ये नष्ट कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद है वायरॉइड, जो अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।